देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि कल लोकसभा में पेश होगा बिल और कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी और ये कल लोकसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग थी, लेकिन आपको बता दें कि 8 घंटे की चर्चा इस पर होनी है। पूरे देश में इसको लेकर विरोध भी चल रहा है, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम दिन कल का, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। आपको बताएं कि विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर कल लोकसभा में चर्चा की जाएगी। कल ये 12 बजे पेश किया जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे की चर्चा होगी, जबकि विपक्ष की तरफ से 12 घंटे चर्चा की मांग थी। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमान के हित में नहीं है और इस बिल के पास होने से कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। गुलाम गौस की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने पलटवार किया। आपको सुनवाते हैं। हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह होगा कि आप इस बिल को वापस ले लें। इसके पूर्व भी आपने किसान से संबंधित जो बिल था उसको वापस लिया था, लेकिन बहुत आंदोलन चला, संघर्ष हुआ, बहुत लोग हाथाहाथ हो गए, कितने लोग मारे गए, मर गए, समझ गए। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। गुलाम गौस उन चंद वक्फ बोर्ड के दलालों के साथ खड़े हैं जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता आए, जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अकाउंटेबिलिटी आए, जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और उसके पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम गरीब, जरूरतमंद, यतीम, बेवा, मिस्कीन के लिए हो। और इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि वो वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ हैं। हम सरकार के साथ हैं जी। सरकार बिल ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार हमेशा सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो वक्फ बिल का मकसद क्या है वो आपको समझा रहे हैं। मैनेजमेंट में पारदर्शिता हो, कामकाज को कानूनी मान्यता मिले, इसके अलावा जो इसके फायदे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अवैध कब्जों को रोकना इसका मकसद है, लेकिन इस बिल का विरोध किया जा रहा है। अब सरकार समझाने का काम कर रही है कि क्यों ये फायदेमंद उनके लिए है। कामकाज को ये सरल बनाएगा। अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना भी इस बिल का मकसद है और वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता इस बिल से कामकाज के कानूनी मान्यता की भी बात कही जा रही है। ये तमाम फायदे इस बिल का मकसद जो सरकार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार इस पर विरोध चल रहा है। नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रही है। समाज के अन्य वर्गों के विकास के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उन्होंने हर समय न्याय दिया है। अगर हम देखें तो बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। विधेयक को लेकर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बीजेपी मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने जारी किया है व्हिप। लोकसभा में ये संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 12 बजे का समय बताया जा रहा है और देखिए बीजेपी ने जारी कर दिया है व्हिप। आपको बताएं कि बीजेपी के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने जारी किया है व्हिप, क्योंकि कल पेश होने वाला है ये बिल। 12 बजे के आसपास इस बिल को सदन में रखा जाएगा। 8 घंटे की इस पर चर्चा होगी।
वहीं वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में आ सकता है। इसको लेकर हलचल तेज है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ वो हैं, बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। सुनते हैं उनका बयान। बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं वक्फ बोर्ड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। वक्फ बिल के विरोधियों को करारा जवाब योगी ने दिया है। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है, उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या वक्फ ने मुस्लिमों के कल्याण का काम किया, ये सवाल पूछा। हर अच्छे काम की आलोचना होती है। सीएम योगी ने बयान दिया कि सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। तो वक्फ बिल को लेकर देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधार समय की मांग है और जब भी कोई बदलाव किया जाता है, जब भी कोई सुधार होता है तो उसका विरोध जरूर होता है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि मुस्लिमों के कल्याण के लिए वक्फ ने कैसे काम किया, इस पर भी जवाब देना चाहिए। उनका पूरा बयान क्या है आपको सुनवाते हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। तो वक्फ बिल पर योगी का बड़ा बयान जो कि आप सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए छोड़िए, वक्फ बिल ने किस तरीके से मुस्लिमों के हित के लिए काम किया है, कम से कम वक्फ इस पर जवाब दे दे। निजी स्वार्थ का केंद्र बना हुआ है, वक्फ ने मुस्लिमों के लिए क्या किया, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम की आलोचना होती है, सुधार समय की मांग, और अगर जब भी कोई सुधार होता है तो उसका विरोध जरूर होता है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के विरोधियों को करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बना हुआ है, इसने कभी किसी का भला नहीं किया। वक्फ ने मुस्लिमों के लिए क्या किया है, इस पर ही जवाब दे दे। कम से कम हर अच्छे काम की आलोचना होती है। और वक्फ बिल को लेकर लगातार देखिए बयानबाजी हो रही है, सियासी पारा हाई है, लेकिन कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है आपके लिए, जो कि अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, इन संशोधनों पर ऐतराज का दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं हो जाती है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं। संशोधनों पर जो ऐतराज है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील संभव है, आप अपील कर सकते हैं। दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होती है, उसकी पड़ताल की जाएगी। जो सही होगा उस तरीके से उस जमीन का आवंटन होगा। दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं। अगर दान में मिली है तो अलग बात है, लेकिन अगर दान में वो जमीन नहीं मिली है तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ बिल पर बिहार से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। अब जब ये तय हो चुका है कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तो इस पर सियासत भी हो रही है। एनडीए नेता पूरी तरीके से वक्फ बिल को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। उनका बयान क्या है, रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार, वो आपको सुनवाते हैं। वक्फ बिल कोई
पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए, ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा, चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा। बिल तो आ जाए, क्या स्वरूप है नहीं है, उसमें क्या ऐड हुआ क्या डिलीट हुआ, पूरे तौर पे बिल सामने आ जाए, फिर उस पर कोई टिप्पणी करना संभव हो पाएगा। उम्मीद की जाए कि एनडीए के साथ ही आप लोग रहेंगे इस मुद्दे पर। एनडीए के साथ तो हम लोग हैं ही, लेकिन बिल के संदर्भ में क्या राय अंतिम रूप से बनती है मेरी पार्टी की ओर से, हम बिल के स्वरूप को जब तक नहीं देख लें तब तक कैसे हम इस पर कुछ बोल पाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में मिली करारी हार पर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव बिहार का भविष्य नहीं तय करेगा, जनता तेजस्वी के साथ ही रहेगी। चुनाव उदाहरण बन गया आवाम है पटना का छात्र संघ का चुनाव को आप गांव और गवै के राजनीतिक जो मतदाता है उसके मियाज से जोड़ करके काहे को देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे हैं, आपके विरोधी देख रहे हैं। किस तरह का चुनाव हुआ पता नहीं हुआ आपको? यहाँ किस तरह के शासन ने दुरुपयोग किया, क्या क्या चाहिए वो आपको बताने की आवश्यकता है। किस तरह से लड़कियां कहा कि मेरे माथे में पिस्टल ठोको, ये लोग ने देखा नहीं है क्या? अरे ऐसी चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह का शासन का दुरुपयोग करते हो तो फिर तो आने वाला कल बिहार के अवाम मजबूती के साथ भाजपा को तड़ी पार करेगी। वहीं छात्र संघ चुनाव में आरजेडी की हार पर एनडीए ने चुटकी ली है, जबकि कांग्रेस ने अपनी जीती एक सीट पर खुद की ही पीठ थपथपाई है। के लोग तेजस्वी जी की मार्केटिंग करते नहीं हैं, युवाओं की पहली पसंद बताते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पहले राजद की बुरी हार लोकसभा चुनाव में होती है, फिर विधानसभा के उपचुनाव में, और अब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इनके उम्मीदवार चौथे पांचवें नंबर पर रहते हैं। कुल मिलाकर युवाओं ने साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव जी उनकी पसंद नहीं है। सच्चाई ये है कि खुद तेजस्वी यादव के लिए सुरक्षित सीट तलाशी जा रही है। तेज प्रताप यादव भी हसनपुर छोड़ के भागने वाले हैं और दोनों भाई में लड़ाई इस बात की है कि महुआ से कौन लड़ेगा, तेजस्वी की तेज प्रताप। अपनी सीट तो बचा नहीं पा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे यहाँ से वहाँ। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा छात्र संघ के चुनाव में। अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या मसला है, ये पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है वह उसको देखेगी। लेकिन खास तौर से मैं आपको बता दूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव से बिहार के एज अ होल चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं गोपालगंज में अमित शाह की रैली के बाद एनडीए नेता काफी उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार के चेहरे पर तस्वीर साफ कर दी है। इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके लिए ये झटका है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। तस्वीर तो जैसे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता ने साफ किया, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन करने का कोशिश करते हैं तो उनके कंफ्यूजन को माननीय गृह मंत्री जी ने क्लियर कर दिया। कंफ्यूजन कुछ लोग जानबूझ करके बनाना चाहते हैं, तो उस कंफ्यूजन जो बनाना चाहते हैं उसको गृह मंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का ये 5 साल जो है ये बड़ा छलांग लगाने के लिए बिहार तैयार है। हम बार बार कहते हैं। इधर शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी पहले ये तय करें कि आरजेडी में चलती किसकी है। आनंद मोहन ने कहा कि एक तरफ लालू प्रसाद नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी सीएम को बीमार बता रहे हैं। आरजेडी में किसकी चलती है, आनंद मोहन ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पहले ये साफ करें कि आखिर उनकी पार्टी में चलती किसकी है।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन तेजस्वी उन्हें बीमार बताते हैं। ये तो समझना होगा उनको और घर में फैसला करना चाहिए। एक रुग्ण व्यक्ति से के लिए दरवाजा आप क्यों खोल रहे हैं? आप कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ बीजेपी को आने नहीं दूंगा, और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा खुला है। तो घर में फैसला होना चाहिए कि लीडर कौन है, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, किन की बात चलती है। और आगे बढ़ते हुए बेतिया से बड़ी खबर आपको दे, भीषण आग से 27 घर जलकर खाक। मझौलिया के मेहदीपुर में ये आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने का काम जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश तेजी से फैल रही है। आग की लपटें, गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों को आप देख सकते हैं, घर से जितना भी सामान वो निकाल सकते हैं उसकी पूरी कोशिश उनकी है। और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन आग की लपटों से आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा वहां पर। लेकिन ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। और अगली खबर कटिहार से, जहां अहमदाबाद के मूरी राम टोला में भीषण आग लग गई। 1 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। गांव वालों ने खुद आग पर काबू पाया। हाल के दिनों में कटिहार जिले में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग फायर सेफ्टी की मांग करने लगे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दे, आरा से ये बड़ी खबर, जहां तनिष्क शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम के बेसमेंट में आग लगने की खबर। तनिष्क शोरूम में आग लगी और बताया जा रहा है कि बेसमेंट में ये आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोपाली चौक पर यह शोरूम है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि बीते दिन इसी शोरूम में डकैती हुई थी। अब यहां के बेसमेंट में आग लग गई है। कर्मचारियों ने कैसे भी भागकर अपनी जान बचाई है। आग ये कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक वहां पर बेसमेंट में आग लग जाती है। कर्मचारी वहां से भागते हैं, फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है। 2 गाड़ियां पहुंचती हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश होती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आपको साथ ही ये भी बताएं कि कुछ दिन पहले इसी शोरूम में डकैती की खबरें सामने आई थी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। और अगली बड़ी खबर है वो सीतामढ़ी से है, जहां आग से 35 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाजपट्टी के रतवरा वार्ड नंबर 5 की यह घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, काफी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि अचानक से हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और उसके बाद ये आग काफी तेजी से फैली। 35 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बाजपट्टी के रतवरा वार्ड नंबर 5 की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर शेखपुरा से है, जहां शेखोपुर सराय प्रखंड के मोहब्बतपुर गांव में 1 महीने से पानी के लिए हाहाकार मच गया है। आज छठ के दिन भी पानी की सप्लाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने कतरी सराय मुख्य सड़क को जाम कर दिया। कतरी सराय मुख्य सड़क पहुंचे और वहां पर जाम लगा दिया गया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। महिलाओं का कहना है कि बार बार बताने के बाद भी मोटर को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत यहां पर बढ़ती जा रही है। और नहाय खाए के साथ आज लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज व्रतियों ने सुबह नदी तालाब में स्नान किया और उसके बाद अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। कल शाम खरना का महाप्रसाद बनेगा और उसके बाद बुधवार को संध्या अर्घ और गुरुवार को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। चैती छठ को लेकर कार्तिक छठ की तरह ही उत्साह दिखाई दे रहा है।
आपको 7 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोक आस्था के महापर्व को लेकर लोगों में कितनी आस्था है। पटना सिटी, नालंदा, आरा, मुजफ्फरपुर, बक्सर, औरंगाबाद और पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर बीजेपी विधान पार्षद संजय मयूख के घर सालों से चैती छठ पूजा होती आ रही है और इस बार भी उनकी मां और परिवार के सदस्यों ने व्रत किया है। घर के सदस्यों ने नहाय खाए का प्रसाद छठ गीत गाते हुए बनाया और इसे ग्रहण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है और संजय मयूख के घर की ये तस्वीरें हैं। महीना में होने वाले छठ पूजा की आज से शुरुआत हुई। नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत की गई है। इस वक्त हम बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख के आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां उनकी धर्मपत्नी और माताजी ने चैती छठ पूजा किया है। और ये तस्वीर नहाय खाए की तस्वीर है, जहां कद्दू भात के साथ साथ जो प्रसाद, जो महाप्रसाद बनता है, वो इस वक्त परिवार के सभी सदस्य जो हैं यहाँ मिलकर के बना रहे हैं। आमतौर पर ये जो छठ पूजा है ये काफ़ी कठिन भी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी गर्मी होती है और गर्मी में उपवास रख करके व्रत करना बेहद कठिन होता है और काफ़ी स्वच्छता, साफ सफाई के साथ इस व्रत को किया जाता है। बहुत गर्मी है, धूप है, मौसम बहुत खराब रहता है, इसलिए बहुत कठिन व्रत माना जाता है इसको। ये व्रत कठिन है, लेकिन फिर भी माँ की एक शक्ति मिल जाती है और हर्ष उल्लास के साथ हम लोग ये व्रत कर लेते हैं। क्या क्या बनाया है आज आप लोगों ने महाप्रसाद में? आज जी कद्दू चावल, मेन महाप्रसाद ये कद्दू चावल हम लोग मानते हैं। कद्दू चावल बने हैं, आलू परवल की सब्जी बने हैं, पकौड़ी बने हैं, आंवला की चटनी बने हैं। ये सब हम लोग के यहाँ प्रसाद में बनते हैं। ये त्यौहार चैत छठ जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं लोग। माता की इतनी शक्ति है जो कि आदमी खुद करने को तैयार हो जाता है। और इधर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने भगवान कृष्ण की नगरी जामनगर से द्वारका तक अपनी पदयात्रा शुरू की। इस दौरान एक टेम्पो के अंदर मुर्गे मुर्गियां उनको दिखाई देते हैं जो कटने के लिए ले जाई जा रही थी। उसे देखकर अनंत अंबानी ने अपने लोगों को कहा कि इसके मालिक को इनके पैसे दे दो और इनको हम पालेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं और देखिए जानवरों से अनंत अंबानी का प्रेम किसी से छुपा नहीं है और जामनगर से द्वारका तक उन्होंने पदयात्रा शुरू की है। उसी दौरान रास्ते में ये तस्वीर देखने को मिली। एक टेम्पो उनको दिखाई देता है जिसमें मुर्गे मुर्गियों को ले जाया जा रहा था। उसके बाद अनंत अंबानी ने अपने लोगों से कहा कि इनके मालिक को इनका पैसा, इनका पेमेंट कर दो और इन्हें अब हम पालेंगे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।